हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पैनोरामिक रेडियोग्राफी यानी कि OPG। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, प्रिंसिपल, घोस्ट इमेज, फोकल ट्रफ, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल पैनोरामिक एनाटॉमी, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस को। तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। अ पैनोरामिक इमेज इज अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल टोमोग्राफिक इमेज of the facial structure that include both the maxillary and mandibular dental arches and their supporting structure। यानी कि एक ऐसा रेडियोग्राफिक व्यू जिसमें मैक्सिला और मैंडिबल के अलावा उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी उस रेडियोग्राफ में अपीयर हों। The term panoramic radiography is derived from panorama, an unobstructed view of a region in every direction. Tomography, an X-ray technique for taking radiographs of layer of tissue in depth without the interference of tissue above and below the level। यानी कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू हैं या नर्व्स हैं या साइनस ओपनिंग है या जो भी स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। और हमें जो एक पैनोरामिक व्यू चाहिए मैक्सिला और मैंडिबल और उनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का, वो बहुत ही क्लियर टिश्यू के इंटरफेरेंस के बिना वहाँ पे आना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री की। 1933 में सबसे पहले डॉक्टर H नुमाता ने इसे प्रपोज किया था और 1994 में इस मेथड को यानी कि पैनोरामिक मेथड को यूज किया था। और 12 साल के बाद इसी सेम मेथड को फिनलैंड में डेंटिस्ट्री में यूज किया गया था और ये प्रूफ किया गया था कि इस मेथड को हम डेंटिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन की। ये पेनलेस है, फास्ट है और इजी है। यानी कि कभी कभी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको बहुत ज़्यादा पेन है और हमें उसका एक्सरे जो है वो फौरन चाहिए होता है। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि IOP हम जब भी पेशेंट के मुंह में रखते हैं छोटे वाले रेडियोग्राफ्स, पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये लेना ज़्यादा आसान है। दूसरा, इसको हम IOPA की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, जब मिक्स डेंटिशन होती है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको हम एजुकेट भी कर सकते हैं। चौथा, कोई भी पल्प केरीज जो है वो जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है और एक जनरल जो डेंटल हेल्थ है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिस्मस का केस आता है, एंकाइलोसिस का केस आता है जहाँ पे जॉ जो है वो लॉक होता है, पेशेंट को माउथ ओपनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है उनके लिए। अगर सलाइवरी ग्लैंड में हमें इनिशियल स्टेज में उसके उसके स्टोन्स को देखना हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो हम OPG शूट कर सकते हैं। फेशियल बोन डिजीज के इवेल्युएशन में भी हम इसको शूट कर सकते हैं और फॉरेन बॉडी को लोकलाइज करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की शुरुआत में भी करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी डेवलपमेंटल एनोमलीज जैसे कि फ्यूजन, जेमिनेशन, डाइलेसिरेशन ये सब देखने को मिलता है या फिर सिस्ट और ट्यूमर देखने को मिलता है, तो हम उसको शूट कर सकते हैं, OPG का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम इम्पैक्टेड टूथ को देखने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है इम्पैक्टेड टूथ के लिए, जो कि एक्सट्रैक्शन में हमें काफ़ी हेल्प करता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ TMJ डिस्फंक्शन, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है वो कहता है कि उसको क्लिकिंग साउंड है या डेविएशन है या माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम OPG को शूट करते हैं, OPG लेते हैं ऐसे पेशेंट का। अगर मैंडिबल में फ्रैक्चर है या मैक्सिला में फ्रैक्चर है या मिडलाइन फेस फ्रैक्चर है, तो ऐसे केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर एंट्रम में, फ्लोर ऑफ द माउथ में, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एंट्रम में कहीं पे भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, तब भी हम ये रेडियोग्राफ शूट कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ एल्वियोलर बोन, प्री एंड पोस्ट इम्प्लांट असेसमेंट, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट को इम्प्लांट देते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में हम OPG को इस्तेमाल कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि कितने जो बोन का लेवल है वो इम्प्रूव किया है या क्या बोन का लेवल है और हमें वो इम्प्लांट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा।
तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जिन केसेस में हम ओपीजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपीजी को शूट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट्स में। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। दो एडजेसेंट डिस्क जो है रोटेट करती है सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सरे बीम जो है वो पास करता है सेंटर ऑफ रोटेशन से। लेड कॉलिमेटर इन द शेप ऑफ स्लिट लोकेटेड एट एक्सरे सोर्स and at the image receptor limit the central ray to narrow the vertical beam. Rotation is around 180 degree. The film move from front side of the head and X-ray source rotated from the back side of the head. यानी कि 180 डिग्री पे वो मूव करेगा और जो फिल्म है वो आपके फेस के फ्रंट साइड पे रहेगी और जो सोर्स ऑफ एक्सरे है वो आपके बैक साइड ऑफ द हेड पे रहेगा और वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा। डिजिटल पैनोरामिक मशीन हैव सम डिफरेंस, जैसे कि डिजिटल सेंसर जो होता है वो यूज किया जाता है और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है और वहां पे रोटेशन ऑफ सेंटर की और उसके एक्सिस की जो जरूरत होती है वो नहीं होती है। थियोरेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओपीजी में एक ही सेंटर ऑफ रोटेशन है, बट देयर आर मल्टीपल सेंटर ऑफ रोटेशन एज द फिल्म ऑल्सो मूव इनसाइड द फिल्म होल्डर। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जहां जहां पे वो डार्क ब्लैक लाइन है वो कंटिन्यूअसली शो कर रही है मूविंग ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। अब हम बात करेंगे इमेज लेयर की। The image layer is a three-dimensional curved zone or a focal trough in which the structure lying within the layer are responsibly well defined on final panoramic image. The structures seen on panoramic image are primarily those located within the image layer. The object outside the image layer blurred, magnified or reduced in size and are sometimes distorted to the extent of being recognizable. The general shape of the image layer used in panoramic machine is horseshoe shaped. Ghost images are formed. The object typically appear blurred and project either over the midline structure as with the cervical vertebra or onto the opposite side of the radiograph with reserved configuration, and more contralateral image are termed ghost image as they may obscure normal anatomy or be mistaken for pathologic condition. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल पैनोरामिक एनाटॉमी, जहां पे 7 पैनोरामिक एनाटॉमी के नॉर्मल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले जब भी आप पैनोरामिक इमेज को शूट करें तो जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर के जैसे बाहर आना चाहिए। दूसरा, मिडलाइन स्ट्रक्चर में बी प्रोजेक्टेड एज अ सिंगल इमेज और डबल इमेज। Ghost image are formed, soft tissue shadow are seen, air space are seen, relatively radiolucencies and radio opacities are seen, and panoramic radiograph are unique. अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। सबसे पहले ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। दूसरा, कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए क्योंकि इसमें कोई भी तरह के गैग रिफ्लेक्स या इंट्राओरल प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जाता है। यूजफुल होता है ऐसे पेशेंट में जिसमें ट्रिस्मस की प्रॉब्लम होती है। टाइम जो है इसके लिए बहुत ही कम लगता है। अगर हम फुल माउथ रेडियोग्राफ लेने जाएंगे आईओपीएस से तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, जबकि अगर हम एक सिंगल ओपीजी शूट करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में पूरा मैक्सिला एंड मैंडिबल उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ कवर हो जाता है। यूजफुल होता है स्क्रीनिंग के लिए। हम इससे पेशेंट को पेरियोडोंटल कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पैनोरामिक रेडियोग्राफ जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लिया जाता है और पेशेंट के एजुकेशन के पर्पस से भी लिया जाता है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको तित के सही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइबल होते हैं। तित आर ओरिएंटेड इन देयर करेक्ट रिलेशनशिप टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में। एरिया ऑफ डायग्नोस्टिक जो कि इमेज लेयर यानी फोकल ट्रफ के अंदर आती है उसको रीड करना तो बहुत इजी है, लेकिन उसके जो बाहर इमेज आती है उसको रीड करना, स्वेलिंग ऑफ द पैलेट को, फ्लोर ऑफ द माउथ को, ये बहुत मुश्किल काम है।
उसके अलावा इसकी जो डायग्नोस्टिक क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन, पुअर डेफिनेशन एंड लॉस ऑफ डिटेल्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक आईओपीए शूट करते हैं एंटीरियर टूथ के लिए, तो हम उसमें लामाइना ड्यूरा को, पीडियल फाइबर्स को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं आईओपीए में, जबकि वही सेम काम हम एंटीरियर्स में नहीं कर सकते हैं ओपीजी के केस में। जो कोई भी आर्टिफैक्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, और कि वो साइनस ओपनिंग है, आर्टिफैक्ट है, कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी जो बाइकस्पिड रीजन है मैक्सिला का, उसको रीड आउट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसकी जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो कि हर क्लिनिक में लगाना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कम से कम आप इसे लाइक तो कर ही सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताएं कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, या फिर आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।